अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों से कुरान के टेस्ट के हवाले से कुछ बात करनी थी। पहली बात तो ये है कि आप लोग जो अपनी वीडियोस भेजेंगे मुझे, तो वो लाजमन उसमें अपना इंट्रोडक्शन देकर उसके बाद दीजिएगा। दूसरी बात, सिलेबस में सूरह मुल्क पूरी लिखी हुई है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है आपने पूरी सूरह मुल्क याद नहीं की होगी। तो अब आप इतना करें कि एटलीस्ट मुझे उसकी 15 आयतें याद करके सुना दें। 15 आयतें याद करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएंगी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई मैंने आपको बड़ी मुश्किल चीज़ को याद करवाई नहीं है। सूरह बकरा का पहला रुकू था और सूरह मुल्क की 15 आयतें, ये दो चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं और यही दो चीज़ें आपने मुझे टेस्ट में सुनानी है, तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। उसके अलावा अगली अहम बात सबक हज के हवाले से है। हज का चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसका सवाल जवाब कर लीजिए। एक बात और आपको बतानी है, जो कि बच्चे मेरे पास पहले से पढ़ते आ रहे हैं 6 और 7 में, वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि सबक के आखिर में जो सवाल जवाब दिए होते हैं, मैं अपने पेपर में सिर्फ वही वाले सवालात नहीं देती हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से दोबारा सुन लें कि सबक के आखिर में जो सवाल जवाब होते हैं, मैं सिर्फ वही वाले सवालात नहीं देती, बल्कि मैं अपनी तरफ से भी सवालात देती हूँ जो होते उस सबक में से ही हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके उस कंटेंट लिस्ट में नहीं होते जो सवालों की होती है। तो जैसे अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक सवाल मैंने बनाया था, हज जामे वाली इबादत कैसे है। अब मुझे नहीं पता कि ये आपने कब में किया हुआ नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक सवाल है। और इस तरह से और क्या सवाल हो सकता है कि रोज़े के माशरती फ़वाइद मैंने आपको बताए थे कि कहाँ तक कर लीजिए, और ये हमारे सबक के सवालों में ये सवाल मौजूद नहीं था। या फिर कुछ आखिर में आपने देखा होगा हज के अंदर मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात दी हुई और कहा गया है कि इनकी तशरीह कीजिए, जैसे एहराम, तलबी, मीक़ात, जमरात, साई वग़ैरह। तो इसमें से मेरा ख़्याल है बुक के अंदर शायद सिर्फ 3 या 4 दी हुई हैं, मैंने 2 अल्फाज उसमें और ऐड किए हैं। अगर आपने सबक ध्यान से पढ़ा होगा, गौर से पढ़ा होगा, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इसलिए अपने सबक को बहुत अच्छी तरह समझे, जैसे एक हिफ्ज़ कर लेना होता है ना, वैसे वाला याद कीजिएगा, पूरी तरह पढ़िएगा और ख़ुद सोचें कि आप मिस अस्मा हैं, आपने पेपर बनाना है, आप उसमें से ख़ुद से सवाल बनाएं, ख़ुद से खाली जगह निकालें, ख़ुद से और जो भी ऐसी चीज़ें हो सकती। फ़र्ज़ करें अगर आप मेरी जगह होते और आपको पेपर बनाना होता और आपसे ये कहा जाता है कि ये पेपर आपने सबक के आखिर में दिए गए सवालात को नहीं बनाना, बल्कि सबक को पढ़ के ख़ुद उसमें सवालात तैयार करें, तो आप कौन कौन सवालात तैयार कर सकते थे। तो जब आप इस सोच को जहन में रख के सवालात तैयार करेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। तो चूँकि अब आप क्लास 8 में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, मैं 4th 5th के बच्चों से मुखातिब नहीं हूँ, क्लास 8 के बच्चों से मुखातिब हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस मामले में आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब दूसरी एक और बात अहम, बल्कि तीसरी बात वो ये है कि चूँकि सारे सवालात जो है वो सब्जेक्टिव हैं, ज़्यादातर ना आपके पास 3 सवाल सब्जेक्टिव होंगे, एक मैंने वो टर्मिनोलॉजीज़ वाला दिया है और एक खाली जगह है। तो अब आपने चूँकि सवालात सब्जेक्टिव में अपना अपना जवाब लिखना होगा। मैं किसी का रटा रटाया जवाब नहीं चाहूँगी, हर फ़र्द ने अपना लिखा है, इसलिए हर फ़र्द का जवाब मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर किसी भी 2 बच्चों का जवाब एक जैसा होगा तो लाजमी सी बात है कि मुझे समझ में आ जाएगा कि वह किसी ने चीटिंग के ज़रिए जवाब दिया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा, पेपर करने का तरीक़ा ये होगा कि आप जैसे पहले से लूज़ शीट्स लेते थे, दोबारा वही बात, क्योंकि बहुत से बच्चे न्यू एडमिशन्स हैं इसलिए उन्हें पता नहीं है कि लूज़ शीट्स लेकर उन पे प्रॉपरली पेपर किया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि रजिस्टर का पेज फाड़ लिया, कॉपी का पेज फाड़ लिया, पेपर करके दे दिया। सही तरीके से पेपर कीजिएगा और ख़ाली जगह पूरी उतारिएगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। फिर भी आप लोग खैर बात तो नहीं मानते, बहुत से बच्चे बड़े ही इस मामले में ख़राब हैं, वो नहीं सुनते टीचर की बात को, उनकी वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। और क्या कहना था, साफ़ सुथरी राइटिंग में कीजिएगा, गंदी राइटिंग में नहीं कीजिएगा। और 3 घंटे के पेपर के लिए अगर हम 100 नंबर के पेपर के लिए अगर हम 3 घंटे देते हैं, तो 30 मार्क्स के पेपर के लिए आपके ख़्याल में कितना वक्त होना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि 90 नंबर्स का पेपर 3 घंटे बनेंगे ना, अगर हम इस तरह, बल्कि इससे ज़्यादा का बनता है, तो 1 घंटा इनफ होगा आपका 30 नंबरों का पेपर करने के लिए। फिर भी शायद आपको कुछ वक्त 5-10 मिनट ऊपर मिल जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, क्योंकि 2 पीरियड का पेपर होगा। तो बराए मेहरबानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में पेपर करके मुझे दे दीजिएगा, और सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कहा यह जाए कि जी पेपर 1 घंटे में करें और आप 1 दिन बाद और 1.5 दिन बाद और अपनी मर्ज़ी से पेपर भेज रहे हो और बाद में कहा जा रहा हो मिस नेट इशू था, मिस फला मसला था, मिस फला मसला था। ये सारी बातें अच्छी बातें नहीं होती हैं। अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं और सीरियस होकर करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के
लेम एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो नहीं आने चाहिए सामने। 1 घंटे का मतलब 1 घंटा, अगर 9 बजे आपको पेपर दिया जाता है तो आप 10 बजे सब कोशिश करें कि पेपर वापस पहुंच जाए टीचर के पास। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल पे भेजेंगे, ये मैं आपको पेपर से एक दिन पहले बता दूंगी। लेकिन कुरान के टेस्ट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से या इस्लामियत के हवाले से कोई और बात पूछनी हो तो वो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। वैसे मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं होगी पूछने की, मैंने आपको इस्लामियत का सिलेबस बता दिया है। अक़ीदा आखिरत को अच्छी तरह पढ़िएगा, रोज़े को अच्छी तरह पढ़िएगा, हज को अच्छी तरह पढ़िएगा। पेपर उसी बच्चे का अच्छा होगा जिसने लेसन की अच्छी तरह रीडिंग की होगी। रट्टा लगाने वाले और दूसरों का देख के छापने वाले बहरहाल मेरे पेपर में तो मुश्किल से पास होते हैं। ठीक है, बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह करे आपका अच्छा सा टेस्ट हो जाए और आप सब अच्छे नंबरों से पास हों। लेकिन कमाल ये है कि किसी दूसरे का देखे बगैर और नकल किए बगैर, क्योंकि ऐसा सामने आई हैं चीज़ें कि खाली जगह ज़ाहिर से पहले हम जो आपके टेस्ट लेते रहे स्पॉट टेस्ट, वो तो होते ही ऑब्जेक्टिव बेसिस थे, तो इससे पूछ उससे पूछ, इससे मदद कर उससे मदद लेके आपने कर लिया, लेकिन अभी बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।